अब हम कुछ समय सारिणी की परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा जो है वो टंडन एवं त्रिपाठी ने दी थी। वह योजना अथवा तालिका जिसमें विद्यालय की दैनिक क्रियाओं, विषयों तथा कक्षाओं एवं समय का विभाजन दर्शाया जाता है, उसे समय विभाग चक्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो है वो डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार है। समय विभाग चक्र वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्य प्रतिबिंबित होता है। Third definition is according to Pittman, the well-arranged timetable is the surest mark of well-arranged mind. अतः हम क्या कह सकते हैं कि समय सारिणी जो है वह एक मनोवैज्ञानिक रूप से ही बनाई जाती है, जिसमें सबकी क्षमताओं, मनोवृत्तियों का ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो शैक्षिक पूरी प्रक्रिया है, या हम कह लें पूरी हमारी जो शिक्षा है, वो पूरी तरीके से जो विद्यार्थी केंद्रित है। अतः पूरी जो समय सारिणी ही बनाई जाती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, और उसको बनाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। यदि विद्यालय के समय का असंगत ढंग से विभाजन नहीं किया जाए तो समस्त कार्य में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, अतः और सभी कार्यों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। अतः इस दोष को दूर करने के लिए समय सारिणी का निर्माण करना अति आवश्यक है, तथा समय सारिणी का निर्माण जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा ही किया जाए। इसमें जैसे कि शिक्षक जो है वो जो पूरी शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षा है, वो 3 ध्रुवीय मानी गई है। एक है शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक, और तीसरा जो है हमारा पाठ्यक्रम। अतः इन तीनों चीज़ों का समावेश होकर ही हमारी जो समय सारिणी का निर्माण किया जाए। अब मैं आगे इस विषय में चलूँगी, समय सारिणी निर्माण के सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है छात्र हित संबंधी सिद्धांत। इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है वो है रुचि और एवं योग्यता का ध्यान। हमें समय सारिणी इस प्रकार से बनानी चाहिए कि छात्र किस स्तर के हैं, उनकी क्या रुचि और योग्यता है। इस प्रकार से हमें समय सारिणी का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है क्षमताओं का ध्यान। उनकी क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए हमें समय सारिणी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि हम प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए समय सारिणी बना रहे हैं तो उनके समय सारिणी में हमें जो खेल द्वारा एक्टिविटीज़ हैं, यानी प्ले वे मेथड है, उसको ज़्यादा ध्यान में रख के उनको ज़्यादा समावेश करना चाहिए, और लिखने का कार्य जो है वो कम करना चाहिए। दूसरा है व्यापकता। समय सारिणी में व्यापकता इतनी होनी चाहिए कि उसमें शैक्षिक कार्य तथा सहशैक्षिक कार्य तथा दूसरे जो कंप्यूटर वर्क हैं, कंप्यूटर फील्ड है, इन सब का भी हमें समावेश करना चाहिए। घंटों के कर्मों का ध्यान। यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सुबह जब बच्चे आते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं, तथा हमें उन विषयों को समावेश करना चाहिए जब वो फ्रेश माइंड से पढ़े। जैसे कि मैथ्स है, इन विषयों का समावेश हमेशा करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे उन विषयों पे आना चाहिए जो कि जिनमें कम ध्यान देने की ज़रूरत है। कम ध्यान मतलब कि जिनमें ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है। फिर रेसेस के बाद हमें विषय रखना चाहिए, जैसे इंग्लिश है, जिसमें बच्चे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देने के कोशिश करें। आयु का ध्यान में रख के ही समय सारिणी बनाई जाती है। जितने कक्षा के बच्चे होंगे उसके अनुसार ही, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि उनके लिए जो खेल के पीरियड हैं वो ज़्यादा रखे जाएँ उनके लिए, और दूसरे जो पठन पाठन के पीरियड हैं वो सीमित कर दिए जाएँ। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है खेल के पीरियड कम होते जाते हैं, और दूसरे जो शैक्षिक कार्यों के पीरियड है, दूसरे विषयों के पीरियड है, उनका समावेश हो जाता है। दूसरा है थकावट का ध्यान। हमें पूर्णतः रूप से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक को ध्यान में रख के ही समय सारिणी को बनाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों से लगातार कार्य कराए जा रहे हैं, मानसिक कार्य कराए जा रहे हैं हम उनसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समय सारिणी के मध्य बीच में अवकाशों की व्यवस्था होनी चाहिए, मध्यांतर की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य है मौसम का ध्यान। मौसम का ध्यान रख के भी, जलवायु का ध्यान रख के भी हमें समय सारिणी का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि जुलाई के महीने में थकावट शीघ्र हो जाती है, तो 10 बजे के बाद हमें गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। अतः जो खेल के पीरियड है वो पहले रखे जाएं, क्योंकि ग्राउंड में लेके जाएं, उन्हें स्ट्रेस पड़े, तथा समय समय पर उनके लिए जो है अवकाश का
जो 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 लघु अवकाश हैं उसके लिए भी हमें समय सारिणी में रखना चाहिए। दूसरी है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ध्यान। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हमें बच्चों के लिए पाठ्यक्रमी सहगामी क्रियाओं को पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिसमें व्यायाम, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का समावेश होना चाहिए। फिर हमें दिवसों के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह में 6 दिन होते हैं। सोमवार, शनिवार हमें ऐसे दिन होते हैं कि सोमवार एक ऐसा दिन होता है बच्चा छुट्टी मना के वापस आ रहा होता है, अतः वह उसकी जो मनोवृत्ति होती है उसी प्रकार से होती है। अतः उस समय हमें ज़्यादा खेल के समावेश करना चाहिए। मस्तिष्क में छुट्टी का ध्यान उसके बना रहता है, तथा जो वीकेंड होता है उसमें भी हमें ज़्यादातर खेल के पीरियड या फिर कुछ ऐसे पीरियड है जिसमें उसका मनोवैज्ञानिक, उसका शारीरिक तथा उसका सामाजिक विकास हम कर सकें। अब दूसरे ध्रुव की बात करूँगी, वह है अध्यापक, जो कि आप हैं। अध्यापक की कार्यभारता का सिद्धांत है। इसके अंदर हमें कार्यभार समान रूप से बांटना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें दूसरे अध्यापकों को कार्य ज़्यादा दे दिया जाए। जैसे कि प्री प्राइमरी के अध्यापक होते हैं, वो पूर्ण रूप से ही बाधित होते हैं अपनी ही कक्षा में रहने के लिए, वो कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनके लिए विशेष रूप से कार्यभार का ध्यान रखना चाहिए हमें। उन्हें भी बीच बीच में हमें उनके समय सारिणी में उनका रिलैक्स के लिए पीरियड्स रखने चाहिए, फ्री पीरियड्स प्रोवाइड करने चाहिए। दूसरा है अध्यापक की रुचि एवं योग्यता का ध्यान। ये तो रखा ही जाता है, जिसमें जैसी योग्यता होती है उसके अनुरूप ही उसको पीरियड दिए जाते हैं। अध्यापक को 2 विषयों से अधिक विषय न दिए जाए। यदि किसी पे ज़्यादा ही कार्यभार है तो उसे 2 विषय से अधिक पढ़ाने को नहीं दिया जाए, क्योंकि आजकल अध्यापक जो है वो पूर्ण रूप से अध्यापक केवल शैक्षिक कार्यों में ही सीमित नहीं रह गया है, उसे हर कार्य, विद्यालय का हर कार्य करना पड़ता है। अतः जिनके पास ज़्यादा कार्यभार है उनको 2 विषयों तक सीमित रखा जाना चाहिए, ज़्यादा उन पर कार्यभार नहीं डालना चाहिए। दूसरा है अध्यापक की शारीरिक योग्यताओं, सीमा, मनोवृत्तियों का भी ध्यान में रखा जाए। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या शारीरिक योग्यताएं हैं। यदि कोई गणित का अध्यापक है परंतु उसे खेल कूद की अच्छी उसको नॉलेज है तो हमें वहाँ पे उसका प्रयोग करना चाहिए। किसी के अंदर यदि आर्ट है तो हमें उसको, आर्ट टीचर नहीं है तो भी उसके अंदर आर्ट है तो हमें हर जगह पे उसका समय सारिणी में उसे कहीं ना कहीं हम उसके पीरियड दे सकते हैं, जिससे वो अपने स्कूल के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, वह है समय सारिणी का निर्माण। हमें समय सारिणी का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। समय सारिणी हमेशा सरल एवं स्पष्ट हो, जटिल ना हो। समय सारिणी देखते ही से ही समझ में आ जाना चाहिए कि यह कितने पीरियड किसको कितना कार्यभार दिया गया है। समय सारिणी पूर्ण रूप से छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। समय सारिणी में लचीलापन हो। समय सारिणी में अवश्य ही लचीलापन होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को देखते हुए समय सारिणी में बदलाव किया जाना चाहिए, और समय सारिणी ऐसी ही होना चाहिए कि परिस्थिति को देखकर हम बदलाव कर सकें। फिर समय सारिणी में शैक्षिक